ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कोविड के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा प्लान सामने आया है। यूपी को जल्द ही मिलेगी 1 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन निर्माताओं को दिए गए हैं 20 करोड़ रुपए एडवांस। यहां 1 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश आने वाली है। 20 करोड़ एडवांस दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जल्द से जल्द वैक्सीन मंगवाने के लिए 1 करोड़ जो डोसेज हैं उसका ऑर्डर दे दिया गया है। 20 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिए गए हैं। यानी जल्द वैक्सीनेशन का काम अभी भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन 1 करोड़ वैक्सीन जब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो काम और तेजी से चलेगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस तेजी से होगा, लोगों को जल्दी जल्दी टीका लगेगा, जिससे कि कोविड में लड़ाई और तेज कर पाए उत्तर प्रदेश सरकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 20 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं। 1 करोड़ वैक्सीन की खेप जल्द उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। हमारे साथ एक बड़े डॉक्टर्स का पैनल है। वापस चलते हैं अपने पैनल की तरफ। डॉक्टर व्यास और डॉक्टर ओम शंकर दोनों ही हमारे साथ हैं। डॉक्टर व्यास, हम लोग बात थर्ड वेव की कर रहे थे, जिस पर आपने बोला भी कि अभी इसके आशंका ज्यादा ना उस पर बातचीत करी जाए। अभी जो पेशेंट हैं, 4 लाख पेशेंट्स हैं, उनके बारे में सोचा जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर्स हो या जो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर व्यास, वो कह रहे हैं कि भाई आप फर्स्ट वेव आपने देखी, आप एक आदमी को घर पे आइसोलेट करते थे, आइसोलेशन सेंटर पे रखते थे, वो ठीक हो जाता था, घर चला जाता था। उस समय आईसीयू बेड्स की कमी महसूस हुई, वेंटिलेटर्स की कमी महसूस हुई। सेकेंड वेव किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी होगी। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है, सरकार भी ये बात कह रहा है कि सेकेंड के बाद थर्ड वेव भी आएगी। यानी अभी सेकेंड वेव का पीक आएगा, उसके बाद थर्ड वेव आएगी। ऐसे में डॉक्टर साहब, एहतियात सरकारों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और सोसाइटीज को क्या लेना चाहिए पहले से थर्ड वेव के लिए? एक तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से हो, थर्ड फेज से पहले ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए, और क्या कर सकते हैं हम लोग थर्ड वेव के आने से पहले तैयार होने के लिए? डॉक्टर व्यास। जी सर, रही बात जिस तरीके की बात अपन सेकेंड वेव से थर्ड वेव में जाने की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमें अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 वे में देखना पड़ेगा। एक जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ज्यादातर आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज्यादा जरूरत अब पड़ रही है सेकेंड वेव में। तो इसी चीज को हमें पैरामीटर रखते हुए आने वाले दिनों में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आईसीयू सपोर्टेड और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू बेड्स को ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कोविड का सवाल है कि कोविड के सारे मरीजों का इलाज में ऑक्सीजन एक प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें तुरंत जितना मैक्सिमाइज हम कर सकें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में। और जैसा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों से हम लोग सुनते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम हमें ट्रांसपोर्टेशन की आ रही थी, जो कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने और स्टेट की गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स को परचेज किया है। मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 हफ्तों में भी हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को अगर नॉर्मलाइज कर लेते हैं और सारी स्टेट्स में जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर कर लेते हैं, साथ ही साथ हमें एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, है वो है हमारी लाइफ सेविंग ड्रग। उनको भी हमें उनका प्रोटेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। पर तीसरे वेव के आने से पहले, जैसा कि आपने खुद ने कहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारे नौजवान युवकों से लेके हमारे घर के वृद्ध लोगों को सबसे ज्यादा वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और जो पहले वैक्सीनेशन का ऑल इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड माना गया था कि जो है हर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन के कारण 60% लोगों को अगर हम अपने देश के 60% जनता को वैक्सीनेट कर देते हैं तो शायद हर्ड इम्यूनिटी हमारे कंट्री में आ जाएगी। उसका पैरामीटर बढ़ा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी जो है वो करीब 80% कर दिया गया है। ये एक नॉर्मल वो है, हर आदमी और डॉक्टर साहब कह रहा है, और इस बात को हम भी मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप कोविड से लड़ पाए। एक बार डॉक्टर शंकर को लाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शंकर, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसे में क्या ये माना जाए जो एक सुपर वैक्सीन की लगातार चर्चा होती है, अमेरिका, यूरोपियन देश इस बात की चर्चा करते हैं, एक सुपर वैक्सीन पर काम हो रहा है, मेडिसिन पर काम हो रहा है, तो क्या हम उम्मीद करें कि थर्ड वेव से पहले कम से कम वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो एक तरफ चलेगा, कम से कम कोई ड्रग ऐसी आएगी जो कोविड से लड़ पाए? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और मेरा, अगर आप निजी तौर पर आप विचार जानना चाहेंगे, तो मेरा मानना है कि
इस कोरोना वायरस को जड़ से सिर्फ कुछ टैबलेट ही दूर कर सकती है। वैक्सीनेशन दूर नहीं करेगी। जितने भी वैक्सीनेशन आज ट्रायल्स के अंदर हैं, सभी के सभी सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इतना लेवल पे करता है कि आपके ट्रांसमिशन चेन को नहीं तोड़ता, आपकी सीवियरिटी को कम कर देता है। दूसरी बार, तीसरी बार डिजीज फिर से री इन्फेक्शन होने की संभावना को इतनी कम और नगण्य नहीं कर देता। और ट्रांसमिशन चेन को रोकता है कि नहीं रोकता है, ये कंफर्म नहीं है। जैसे क्या हुआ कि स्वाइन फ्लू आज से कुछ साल पहले जब फैला था, एक टेमीफ्लू नाम की दवा आई जिसने पूरे उसको जड़ से मिटा दिया। और ऐसा ही ड्रग अभी फाइजर और अदर कंपनी और स्टेज ऑफ ट्रायल्स में चल रहे हैं। वो ड्रग जब आएंगे, हमें लगता है कि वही, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी हम लोग यही सोच रहे थे कि जब पहला वेव आया था तो दूसरा वेव शायद ना आए, और हम लोग अब जीत रहे हैं और हम लोग वहीं पर हार गए। एक्चुअली जब हम सोच रहे थे कि हम जीत गए तभी हार गए। और जहां तक आपने एक बात पूछी थी, पिछले बार मेरा बात कट करके आ रहा था, आवाज तो मैं सुन नहीं पा रहा था आपकी बातों को। मेरा मानना है कि अगर पहले वेव में हम दूसरे वेव के बारे में तैयारी की होती तो हम ज्यादा अच्छे से लड़ रहे होते। यानी हमको स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम 3 लाख करोड़, जैसे कि पिछली बार हमने 20 लाख करोड़ हमारे देश के पूंजीपति और गरीब लोगों के लिए दिया था, आज देश की जनता के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, चाहे वो आईसीयू बेड हो, चाहे प्लांट हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हो, या जो मेडिकल कॉलेज है उसके अपग्रेडेशन की बात हो, एग्जिस्टिंग से नए क्रिएशन को छोड़ दीजिए। तो ऑलरेडी 160-70 मेडिकल कॉलेज है, सब में आप अगर 6 महीने के अंदर अगर आप वेट कर दे, वेंटिलेटर ले आए, ऑक्सीजन ले आए, और क्योंकि वहां पर हमारे डॉक्टर्स भी हैं पहले से, तो हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको एक बात हुई। और जो अभी लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो बात है, वो हर साल आपके स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डअप के लिए आपको 3 लाख करोड़ से कम नहीं देना चाहिए आपको। और हमारे बजट अभी 65,000 के आसपास है। हम जीडीपी के 8 से 10% जब तक अपने स्वास्थ्य की प्रायोरिटी को समझकर खर्च नहीं करेंगे, इस तरह की महामारियां ये आखिरी नहीं है, इससे पहले भी आई है और आगे भी आएगी। दुनिया का कोई भी विकसित देश अब से विकसित हो रहा इसलिए है, जैसे चाइना बगल से देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया। यूएस भी और अदर डेवलप कंट्रीज भी इतने रैपिडली वैक्सीनेशन को किसी के 30%, किसी 40%, तो 50% के रेंज में जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं। ठीक है डॉक्टर शंकर, आप वैलिड पॉइंट में मैं आपके पॉइंट से मानता हूं कि आप जीडीपी का जब तक 10% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लगाएंगे तब तक आप आगे के लिए तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, 3rd वेव हो सकता है, 4th वेव हो सकती है, वेव्स का इंतजार हमको नहीं करना है और हमको अपनी तैयारी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मेडिकल स्टाफ बढ़ाना है। डॉक्टर व्यास, डॉक्टर शंकर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर CSIR के सलाहकार डॉक्टर राकेश मिश्रा से हमारी सहयोगी शालिनी भारद्वाज ने खास बातचीत की है, उसका अंश देखिए। भारद्वाज, इंडिया न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश मिश्रा। डॉक्टर राकेश मिश्रा एडवाइजर हैं CCMB CSIR लैब्स के। सर, इंडिया न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल है जो कि जिसने एक तरीके से सबको चौंका रखा है और साथ ही डरा भी रखा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या भारत में एक नया म्यूटेंट आ गया है, यानी कि जिसको नाम दिया गया है AP स्ट्रेन। इस AP स्ट्रेन का एक नाम और भी है, दैट इज N440K। सर, ये कितना खतरनाक है और आखिरकार ये है क्या स्ट्रेन? ये थोड़ा कंफ्यूजन आया है प्रेस में। N440K नया वेरिएंट नहीं है, ये करीब साल पुराना वेरिएंट है, बहुत शुरू में ही आया था। और उसके बाद धीरे धीरे ये साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन जगहों पे ज़्यादा इसका प्रोमिनेंस था। और 2-3 महीने पहले ये करीब 30-40% उससे ज़्यादा भी केसेस जो थे वो N440 के थे। तो सिर्फ इसकी इन्फेक्टिविटी और वेरिएंट से उस समय थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन इसके सिम्टम्स और बाकी चीज़ें एक जैसी थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं था। और अभी क्या है कि ये वेरिएंट धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है UK वेरिएंट से, या हमारा जो 617 है महाराष्ट्र से जो निकला है वेरिएंट, उनसे।
और आज इसकी ओवरऑल प्रेजेंस जो है वो 10% से नीचे आ गई है। और जिस तरह से हमने डेटा देखा है अभी रिसेंट कई जगहों पे आंध्र प्रदेश में 5% से भी कम है, तो मुझे लगता है कि ये 2-3 हफ्ते में ये जो है एक खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये ना तो नया म्यूटेंट है, ना एपी से ओरिजिनेट हुआ है और ना ज्यादा खतरनाक है। ये तीनों चीजें ठीक नहीं है। इसका कंफ्यूजन इसलिए आया कि अभी एक स्टडी आई थी कि ये सेल कल्चर में ज्यादा रेप्लिकेट होता है, इसका 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो सेल कल्चर जो सिस्टम होता है वो लैब में होता है, वहां पे वायरस को प्लेट में डाल के उसके बाद सेल्स डाल के हम देखते हैं कि वायरस उसके अंदर जा रहा है और कितना हो रहा है। वो एनिमल सेल्स हैं, मंकी सेल्स हैं, वो ह्यूमन सेल्स भी नहीं है। तो सेल कल्चर के जो रिजल्ट है वो वायरस की बायोलॉजी, उसके रेप्लिकेशन, उसके इनहिबिशन, ये सब समझने के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, ह्यूमन में इन्फेक्शन के लिए नहीं। क्योंकि ह्यूमन में ह्यूमन सेल्स अलग होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, और बहुत से एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि इन्फेक्शन होता है। तो ये जो सेल कल्चर डेटा है इसका एक्चुअल इन्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और इस जगह पे हमने ये देखा कि ये उसका एक्चुअली अपोजिट है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है। तो इससे डरने की बात नहीं है। और हमारे पास सिर्फ 2 ही अभी फैलने वाले वेरिएंट हैं, एक यूके वेरिएंट और दूसरा जिसको हम डबल म्यूटेंट बोलते हैं या 617। B1617 और B1618, राइट सर? सर एक और चीज है सर कि कई केसेस में इस तरह से देखा गया है कि लोग जो है वो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, बावजूद उसके खास तौर पर ये वो जगहें हैं जो जैसे कि अपार्टमेंट्स हो गई या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, वहां पर इस तरह के केसेस देखे गए हैं कि बावजूद इसके लोग बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कुछ इस तरह की शोध सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं जो बाथरूम सीवेज है उससे भी जो है ये वेरिएंट कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी संभावना जरूर है। हमने जनवरी में ही एक रिसर्च किया था, उसमें हमने ये देखा था कि जो अगर आप टॉयलेट में इन्फेक्टेड कोई आदमी जाता है और फ्लश करता है तो वो जो है एरोसॉल जैसे बन के और टॉयलेट में 2 घंटे तक वायरस हमको मिला है। लेकिन अभी एक सिंगापुर से एक रिपोर्ट आई है कि जो टॉयलेट के शाफ्ट होते हैं, जो सर्विस टनल जैसा होता है ऊपर से नीचे तक, उसके थ्रू जो एरोसॉल है वो ट्रेवल करके खास करके ऊपर से नीचे या कभी कभी ऊपर भी जा सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी संभावना पाई गई है। हालांकि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कम है। और अभी हमने देखा कि वायरस जो है थोड़ा बहुत अगर 1-2 मीटर हवा में भी चल सकता है, और खास करके बंद कमरों में, अगर जैसे आपके यहाँ कोई आया काम करने वाला, उसने थोड़ी भी देर के लिए मास्क हटा दिया और वो काम करके और इन्फेक्टेड है और चला गया, तो वायरस थोड़ी देर तक रूम में रहेगा। अगर आपने तुरंत उसके जाते ही मास्क निकाल दिया तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि विंडो खोल के रखें, फैन चालू रखें, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन हो। और अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो आप मास्क लगाएं और उसके जाने के बाद आधे घंटे 20 मिनट तक मास्क लगाए रखें, हवा सर्कुलेट करें, तो इससे हम बच सकते हैं। और जहाँ तक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की बात है, तो चूंकि वैसी स्टडी सामने आई है तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप ये देखें कि आपके टॉयलेट में अच्छी तरह से एग्जॉस्ट काम कर रहा हो। और दूसरी चीज़, आप जब टॉयलेट में जाएं तो मास्क लगा लीजिए, उसके बाद आके निकाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है थोड़ा और प्रिकॉशन ले सकते हैं। थोड़े दिनों की बात है, अगर हमने सब कुछ मिलके और अच्छे प्रिकॉशन लिए और वैक्सीनेशन किया सबका, तो हम 4-6 महीनों में से बाहर आ सकते हैं। लेकिन नहीं तो ये हमको इसी तरह से सताता रहेगा अलग अलग तरह से। जी बिल्कुल सर। और इस तरह की बात सामने आई है कि सर पहले फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड आई और अब थर्ड वेव भी आ सकती है जो और खतरनाक हो सकती है। थर्ड वेव के बारे में अभी सोचना जो है थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी हमको अपना पूरा प्रयास जो है वो सेकंड वेव के बाहर निकलने में करना चाहिए। थर्ड वेव जरूर आएगी, लेकिन हमने अगर अच्छी तरह से प्रिकॉशन लिया और तब तक हमने वैक्सीनेशन अच्छी तरह से कर लिया
तो हो सकता है कि थर्ड वेव इतनी छोटी हो कि हमको पता भी ना चले, छोटी सी रिपल होकर निकल जाए। लेकिन अगर हमने लापरवाही किया, वैक्सीनेशन करने में देरी किया, या हमने जिस तरह से इस बार बहुत ही गैर जिम्मेदार ढंग से भारत में बहुत जगह हम पेश आए हैं, रिलीजियस चीज़ें हों या पॉलिटिकल चीज़ें हों या बिजनेस की चीज़ें, हमने मास्क नहीं पहना, स्कूल खुल गए, बहुत सारी हमने गलतियां एक साथ कर दी हैं। तो उसकी वजह से अब उसको हम रेट्रोस्पेक्ट में गलती कह सकते हैं, उस समय में शायद वो ठीक था, लेकिन बिना ज़रूरत के जो भीड़ हुई है उसको अवॉइड किया जा सकता था। तो अगर हम इन सबसे बचते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं तो थर्ड वेव को हम बहुत ही मामूली कर सकते हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला वेरिएंट कैसा होगा। वेरिएंट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट होता रहता है और जो भी नया वेरिएंट आएगा उसकी इन्फेक्टिविटी इनसे ज़्यादा होगी, तभी वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो यही वेरिएंट चलते रहेंगे। अगर उसके साथ जो नया वेरिएंट है आता है, अगर वो अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि अभी तक जो भी वेरिएंट है वो सभी वैक्सीन उनके लिए कारगर है। तो हम ये एक अच्छी बात है कि हम करीब हमारे वैक्सीन प्रोग्राम को कोई अभी रिस्क नहीं है। लेकिन अगला वेरिएंट ऐसा भी हो सकता है जो कि वैक्सीन के लिए एक समस्या बन के आ सकता है। ऐसी दशा में हमको हमारी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर हमको वैक्सीन चेंज करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम वो सिचुएशन आने ही ना दें, हम इस वायरस को यहीं पे रोक लें और इसको ज़्यादा देर तक ज़्यादा लोगों में फैलने ना दें, जिससे कि इसको मौका ना मिले नए नए रूप में आने का और अलग अलग तरह से हमको परेशान करने का। ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, सरकार से भी, जनता से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज़ और मेडिकली स्पीकिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।